जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जीव विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट किए। आज हम देखेंगे पारिस्थितिकी, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन। तो शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित कार्यक्रमों पर विचार करें। 1988 की वन नीति राष्ट्रीय वन नीति में शामिल है। तो वनों की कटाई और विकास, मौजूदा जंगलों में वनों की कटाई और पुनः पूर्ति, लकड़ी के विकल्प को प्रोत्साहित करना और अन्य प्रकार के ईंधन की आपूर्ति करना, कीटों और कीड़ों द्वारा होने वाले क्षरण से वन क्षेत्र के नुकसान को प्रतिबंधित करने के लिए कीटनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो ऑप्शन डी होगा सही होगा, क्योंकि जो राष्ट्रीय वन नीति है 1980 उसमें कीटनाशकों के उपयोग ये शामिल नहीं है उसमें। तो ऑप्शन डी सही होगा। जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। ऐसी जातियों को कहते हैं मूलाधार जातियाँ। मूलाधार जातियाँ वह जातियाँ होती है जो कि सामुदायिक जीवन को स्थापित करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा ही होगा इसमें। भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ और हाथी, इनमें से कौन सी संकटापन्न जातियाँ है? तो वो है मगरमच्छ। केवल एक सही होगा। मगरमच्छ को रेड डाटा बुक की संकटापन्न जातियों की सूची में रखा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई, ये सही है। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। नहीं, वो ग्रीन गैसों के प्रभाव को कम करना, पर्यावरण सबसे संबंधित है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो मीथेन CH4 ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक हानिकारक है। तो पहला और तीसरा जो होगा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन क्रेडिट के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्योटो न्याचार युक्तियों में से एक है और CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजना केवल संलग्न एक यानी कि विकसित देशों से संबंधित है और संलग्न सेकंड होता है विकासशील देश। तो ऑप्शन जो सी होगा, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है? तो क्योटो प्रोटोकॉल से। तो ऑप्शन बी सही होगा इसमें। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? कि चावल की खेती से संबंधित अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का एक कारण है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृषि मृदा में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों हरित गैस है। जो ये मीथेन है और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ही हरित गृह गैसें होती है जो कि धान के खेत से उत्सर्जित होते हैं। तो ऑप्शन जो इसमें सी होगा सही होगा। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में है? नहीं, भारत में 4 यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। तो ऑप्शन जो दूसरा होगा वो सही होगा। किसी एक आहार फसल पर क्लोनीकृत हाइड्रोकार्बन पिडकनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम है कि आहार, फिर उसको फसल, मूषक, सर्प, बाज। इस आहार श्रृंखला में पिडकनाशी की अधिकतम सांद्रता निम्नलिखित में से किसमें संचित होगी? क्योंकि फसल को मूषक खा रहा, मूषक को सर्प को बाज खा रहा, तो बाज जो हुआ वो उच्च उपभोक्ता हुआ, तो इसलिए बाज में अधिक सांद्रता जो होगी संचित होगी। तो ऑप्शन डी सही होगा। अपने वार्षिक सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एवं अंतर्राष्ट्रीय मतदान कंपनी ग्लोब स्कैन में ग्रीनडेक्स 2009 स्कोर के तहत भारत को शीर्ष स्थान दिया गया। ये स्कोर क्या है? यह विभिन्न देशों द्वारा प्राकृतिक संपदा के संरक्षण को सुधारने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों या योजनाओं का आकलन है। ऑप्शन सी सही होगा। भारत रामसर अभिसमय का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों को रामसर स्थल घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस अभिसमय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप से बताता है कि इन स्थलों का अनुरक्षण कैसे किया जाना चाहिए? प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों का पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए।
तथा उसके बाद भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। रामसर, अगर हम रामसर की बात करें तो रामसर वह आर्द्र भूमि या नम भूमि होती है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। तो ऑप्शन में सी सही होगा। वर्तमान में और आसन भविष्य, आसन यानी आने वाले भविष्य में वैश्विक तापमान के प्रशमन में भारत की संभावित रूप से क्या सीमाएं हैं कि उचित वैकल्पिक प्रौद्योगिकियां पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है और भारत अनुसंधान और विकास में विशाल धनराशि का निवेश नहीं कर सकता। तो ऑप्शन जो ए होगा, पहला और दूसरा सही होगा। परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा वातावरण तापन में योगदान देता है? तो कालिक, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और जल वाष्प, तो तीनों ही देते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन रियो डी जेनेरो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन UN कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में किया गया। तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। यूनिफेक का इसमें किया गया है। कार्बन क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई? ये सही है। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूह को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के नीचे ला चुके होते हैं। ये भी सही है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना, ये भी सही है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो ये गलत है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। कार्बन क्रेडिट जो होता है उसका उद्देश्य है कि ग्रीन हाउस गैसें जो होती है उनके उपयोग को कम करना, उनके उत्सर्जन को कम करना है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियाँ उपलब्ध है जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है, वह क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकते हैं? वो है अरुणाचल प्रदेश। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती क्योंकि समुद्रों में जो पादप पल्लव होते प्रकाश संश्लेषण कर लेते, इसलिए निचले वायुमंडल के निचले भाग में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती, उसका प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं पादप पल्लव। तो ऑप्शन बी सही होगा। पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। पोषकों को सतह पर लाकर, तो ऑप्शन जो ये दूसरा होगा सही होगा। अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर या अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर नहीं, पोषकों को सतह पर लाकर, ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। समुद्री उत्प्रवाह क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह कम पोषण वाले जल को पोषण युक्त जल में बदल देते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है कि विशिष्ट ध्रुवीय वातावरण तथा समतापीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर प्रवाह। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। दो महत्वपूर्ण नदियाँ जिनमें से एक का स्रोत झारखंड में है और जो उड़ीसा में दूसरे नाम से जानी जाती है तथा दूसरी जिसका स्रोत उड़ीसा में है, समुद्र में प्रवाह करने से पूर्व एक ऐसे स्थान पर संगम करती है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ दूर है। यह वन्य जीवन तथा जैव विविधता का प्रमुख स्थल है और सुरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा? वो है भितरकनिका। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। जो झारखंड से अगर हम देखें तो झारखंड से ब्राह्मणी नदी निकलती है और उड़ीसा से वैतरणी नदी निकलती है और बाद में वैतरणी नदी जो है वो ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट श्रीलंका इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थल यानी कि हॉटस्पॉट्स के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तो जाति बहुतयता, बहुत ज़्यादा जाति स्पीसीज रिचनेस, स्थानिकता, और एक है आशंका बोध। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। हिमालय पर्वत प्रदेश
जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है कि यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। तो ऑप्शन बी सही होगा। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में वृद्धि हो रही है। शैवाल में पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारण तत्व हो सकते हैं। तो इसमें ज्वारनद मुख से पोषकों का स्त्राव, मानसून में भूमि से जलवाह और समुद्रों में उत्प्रवाह, तो तीनों से ही शैवालों में वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन डी सही होगा। पोषक पदार्थ की उपस्थिति में शैवाल तीव्र वृद्धि करते। कभी भी पोषक पदार्थ की अगर उपस्थिति है तो वापस शैवाल तीव्र वृद्धि करते। मानसून, अगर हम देखें मानसून की बात करें तो मानसून के दौरान स्थलीय प्रवाह के साथ लवण बहकर जलाशय में चला जाता है और समुद्र जल का अगर उत्प्रवाह देखें तो उसमें अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों को वो धारण करती है, तो इसलिए शैवालों में वृद्धि होती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। तो प्रकाश संश्लेषण तो ऑक्सीजन को जोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो ग्रहण करती है, तो ये नहीं होगा। श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन चक्र में जुड़ती है। जैव पदार्थों का अपक्षय और ज्वालामुखी क्रिया, तो ये तीनों सही होंगे, तो ऑप्शन सी सही होगा। बलुई और लवणीय क्षेत्र एक भारतीय पशु जाति का एक प्राकृतिक आवास है। उस क्षेत्र में उस पशु के कोई परभक्षी नहीं है, किंतु आवास ध्वंस होने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में। यह पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। वो है भारतीय वन्य गधा, जिसे हम खर भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। जीव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। निम्नलिखित कूटों का सही उत्तर चुनिए कि जीव विविधता, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और शस्य परागण। तो ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है, यानी कि इन सिटू, यानी कि जीव तो नहीं है, तो वानस्पतिक उद्यान नहीं है क्योंकि ये एक्स सिटू है। बाकी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभ्यारण्य जो है इन सिटू पद्धति है। और जो वानस्पतिक उद्यान की बात करें, वानस्पतिक उद्यान और एक होता है चिड़ियाघर, ये दोनों एक्स सिटू संरक्षण की पद्धति है। 2004 की सुनामी ने लोगों को महसूस करा दिया कि गरान यानी कि जो मैंग्रोव है, वो मैंग्रोव तटीय उपद्रव के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़े का कार्य कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं। तो गरान के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से नहीं उखड़ते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में निम्नलिखित सूची या सूचियाँ सम्मिलित की जाती है। इसमें संकटग्रस्त पौधे और पशु की जातियों को ही की सूचियाँ सम्मिलित की जाती है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ये सही है क्योंकि उच्चतर जो अक्षांश होते हैं उस पर निवास करना कष्टदायी होता है, इसलिए निम्नतर अक्षांशों में अधिक होती है जीव विविधता। पर्वतीय प्रवणताओं ग्रेडियंट्स में उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जीव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। तो ये दोनों ही सही है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से अधिनियम देश में जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उस पर असर डालते हैं। तो आयात एवं निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947, खनन एवं खनिज विकास अधिनियम 1957, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और भारतीय वन अधिनियम 1927। तो चारों ही डालते हैं, जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और उस पर असर डालते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA भारत में कृषि संरक्षण से किस प्रकार सहायक है। तो NBA जैव चोरी को रोकता है, यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है। NBA की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक या जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुआ है। तो वो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक अंग माना गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम को, जिसमें स्वस्थ परिवार के अधिकार के
अनुरूप्य स्वस्थ पर्यावरण जो होते हैं उसके अधिकार के अनुरूप्य जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक अंग माना गया है। तो ऑप्शन जो ए होगा इसमें सही होगा। यदि राष्ट्रीय जल मिशन सही ढंग से और पूर्णतः लागू किया जाए तो देश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शहरी क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं की आंशिक आपूर्ति अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण से हो सकेगी और ऐसे समुद्र तटीय शहर जिनके पास जल के अपर्याप्त विकल्प है कि जल आवश्यकताओं की आपूर्ति ऐसे समुचित प्रौद्योगिकी व्यवहार में लाकर की जा सकेगी जो समुद्री जल को भी प्रयोग लायक बना सकेगी। तो ऑप्शन जो इसमें बी होगा सही होगा, पहला और दूसरा। जीवभार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के संधारण यानी कि सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। जीवभार गैसीकरण को इस संदर्भ में कौन सा हल सही है कि नारियल का आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीवभार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है कि कैल्शियम पादपल्लव की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी और कुछ प्राणी जिनके डिंपक पादपल्लवी होते हैं कि उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। मेघ विजन और मेघों का बढ़ना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। तो ये नहीं होगा। ऑप्शन जो पहला दूसरा तीसरा है वो सही होगा। तो ऑप्शन ए सही है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश जो होता है उसको अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित आरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से बाघ आरक्षित है। बाघ आरक्षित है बांदीपुर, मानस और सुंदरवन। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है। तो वो है राष्ट्रीय उद्यानों में। तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। तो मान, भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। तो ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है। पोषक चक्रण और फसल परागण। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। एंटीलोपो ओरिक्स और चिरू के बीच क्या अंतर है। तो ओरिक्स जो होते हैं वो गर्म शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, जबकि चिरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। उपयुक्तों के आधार पर सही उत्तर देना है। तो वैश्विक तापमान के कारण एक आवास का विखंडन और है विदेशी जाति का आक्रमण। शाकाहार को प्रोत्साहन, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो होगा सही होगा इसमें। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सी मृदा में कार्बन प्रच्छादन यानी संग्रहण में सहायक है। वो है शून्य जुताई। अगर शून्य जुताई करेंगे तो कार्बन संग्रहण में सहायक होगी। तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। यदि किसी महासागर का पादप पल्लव किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। अगर पादप पल्लव ही अगर नष्ट हो रहा है तो एक कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है तो गौ पशु मालिकों द्वारा रुग्ण यानी बीमार पशुओं के उपचार हेतु एक प्रयुक्त एक औषधि के रूप में गिद्धों का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन बी सही है। पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटर या उनके पुर्जों के असंगत या अव्यवस्थित निपटान के कारण निम्नलिखित में से कौन से ई अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में निर्मुक्त होते हैं। तो निर्मुक्त होते हैं बेरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, पारद और शीशा। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। जो ई अपशिष्ट होता है, ई अपशिष्ट में लो और अलो दोनों धातुएं होती है। पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंह पूची वानर यानी मकोंक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। वो है तमिलनाडु,
केरल और कर्नाटक। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान की ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? वो है पारिस्थितिकी क्रमता। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते? तो तारा कछुआ, मोनिटर छिपकली और वामन सुअर जो है वो पाए जाते। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? वो है आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नोकरेक जीवमंडल रिजर्व गारो पहाड़िया पर है, ये सही है। लोकटक झील अगर हम देखें तो वो मणिपुर में है लोकटक झील, और बरेल क्षेत्र जो है वो असम का है, और नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसमें जो पहला होगा वही सही होगा। घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते? कि जल की सीमाओं और आग के कारण। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील और फिर महासागर। तो ऑप्शन जो सी होगा सही होगा। निम्नलिखित भारतीय प्राणीजात पर विचार कीजिए, इनमें से कौन संकटापन है? तो घड़ियाल, चर्मपीठ और अनुपमृग। तो तीनों ही है। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? तो वो होते हैं कवक और जीवाणु जो है अपघटक जीव कहलाते हैं, विषाणु नहीं होता है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए, खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और विश्व विरासत अभिसमय। उपयुक्त में से कौन सा जैव विविधता से संबंध रखता है? तो तीनों ही रखते हैं। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। यह UNEP तथा यूनेस्को का उपक्रम है। तो ये WWF यानी कि विश्वव्यापी कोष द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। इसमें ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो डाइटम, क्रस्टेशियाई और हैरिंग। जो डाइटम जो होता है वो स्वपोषी होता है, क्रस्टेशियाई शाकाहारी होते हैं और हैरिंग जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लाया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है? कि मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना संभावित है। जो मॉन्ट्रिक्स जो रिकॉर्ड होता है उसमें नम भूमि स्थलों की एक पंजिका है, ये नम भूमि स्थलों की। तो ऑप्शन इसमें ऐसा ही होगा। बम्बई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति को बचाने का प्रयास है। यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्रा तथा शिविरों का आयोजन एवं संचालन करता है। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, सही है। घुमट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य जो अगर हम बोल दें तो वो सिक्किम में नहीं है, त्रिपुरा में है। और शारामती शिखर नागालैंड में है। तो इसमें जो पहला और तीसरा होगा वही सही होगा, पहला और तीसरा ही सही होगा। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। वेटलैंड्स इंटरनेशनल नाम संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि यह ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए व्यावहारिक अनुभव का बेहतर नीतियों हेतु पक्ष समर्थन करने के लिए क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। ऑप्शन दूसरा सही है। यह रामसर अभिसमय के हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा बनाया गया एक अंतर सरकारी संगठन है।
तो ये संगठन जो है रामसर अभिसमय द्वारा निर्मित नहीं है बल्कि उसकी साझेदारी में है। और फिर इसमें दूसरा ही सही होगा। गंगा नदी डॉल्फिन की समष्टि में हार्श के लिए शिकार चोरी के अलावा और क्या संभव कारण हो सकते हैं? तो नदियों और बांधों और बराजों का निर्माण करना, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना और नदियों के आसपास के फसल खेतों में संश्लिष्ट उर्वरकों और अन्य कृषि रसायनों का इस्तेमाल। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है? तो वो करती है ज्वालामुखी क्रिया, श्वसन और जैव पदार्थ का क्षय, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। तो ऑप्शन सी सही होगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरते हो तो आपको यह देखने को मिल सकता है कि अनेक प्रकार के पक्षी चरने वाले पशुओं या भैंसों के पीछे पीछे चलते हैं और उनके घास में चलने से अशांत होने वाले कीटों को पकड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पक्षी हैं? तो वो है साधारण मैना। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा इसमें। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है? तो 1972 नहीं, 1986 1986 के अधीन। पहला गलत होगा। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को घोषित करने का प्रायोजन है कि उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाएं पर प्रतिबंध लगाना। तो सभी नहीं, जो घातक मानव क्रियाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाना। तो इसमें दोनों ही गलत होंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना है 1962 में हुई है, 1962 में। तो पहला गलत होगा। दूसरा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है, ये सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। जिसमें जो बी होगा सही होगा, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में, सुंदरवन में नहीं है। तो ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो वनोन्मूलन से संबंधित है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। भारत में मृदा क्षरण का संबंध जो होता है वो वनों के कटाव से जुड़ा हुआ है और सीढ़ीदार कृषि से मृदा संरक्षण में कमी आती है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो जीवमंडल निश्चय यानी जीवमंडल रिजर्व। तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि वैश्विक विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस के परे बढ़ जाता है तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रवृत्त होगा और विस्तृत प्रवाल मृत्यता घटित होगी। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साचार्य है? तो शैवाल और कवक के है। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। शैवाल में क्लोरोफिल सेकेंड पाया जाता है। शैवाल जो होता है वो कवक को प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त भोजन प्रदान करता है और जो कवक जो होता है वो शैवाल को आश्रय जल तथा खनिज लवण प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन से कुछ महत्वपूर्ण प्रदूषक है जो भारत में इस्पात उद्योग द्वारा निर्मुक्त किए जाते हैं? तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चारों ही है। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर यानी महीने भर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधे का रोपण करती है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय है? तो गौड़ और कोरकू। तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। भारत में ग्वार यानी क्लस्टर बीन का प्रारंभिक रूप से सब्जी और पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसके खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि इनके बीजों से निर्मित गोंद शेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक यानी कि शीतल तक प्रवर्तित होती है? तो नामदफा नेशनल पार्क की जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो वो विश्व बैंक करता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है
कि यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों यानी कि इंडिजीनियस पीपल्स की एक वैश्विक भागीदारी है। ये सही है। और यह देशों की अनेक वनोन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने पर रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशंस एंड फॉरेस्टेशन डिग्रेडेशंस प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा पहला और तीसरा सही होगा। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। और यह महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात या निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो इसमें जो सी होगा पहला और तीसरा वो सही होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन नैतिक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। तो ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र है कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है कि जीवों का समुदाय तथा साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं वो पारितंत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी कि फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। वो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये मणिपुर में है और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंड डेजर्ट स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सिटीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है और सिटीज़ उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्धकार है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन जो इसमें सी होगा पहला और तीसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो गंगा की डॉल्फिन। ऑप्शन सी सही होगा। डॉल्फिन शुद्ध और ताजे जल में ही जीवित रह सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रित करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने यानी कि फेजिंग आउट के मुद्दे तो वह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है। यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। तो ऑप्शन ऐसा ही होगा। हरित जलवायु नीति ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी हुई है। हरित जलवायु नीति। तो ऑप्शन ए सही होगा। भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालय बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनोकुलम द्वारा उत्क्रमित होता है। तो फंगल इनोकुलम के द्वारा नहीं होता है, ये होता है बैक्टीरियल मैं यहाँ पर लिख दूँ बैक्टीरियल इनोकुलम के द्वारा उपक्रमित होता है। तो पहला गलत होगा। इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया और जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त होते हैं। तो इसके जो हम बोले अंत्य उत्पाद जो होते हैं वो जल तथा बायोगैस होता है। तो इसमें न तो एक होगा नहीं दो होगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो इसमें दोनों ही सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए।
कभी कभी समाचारों उनका मूल स्रोत में देखे जाने वाले शब्द उनके स्रोत, तो एनेक्स फर्स्ट देश कॉर्जोना प्रोटोकॉल, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती या नागोया प्रोटोकॉल। तीसरा है स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्योटो प्रोटोकॉल, तो इसमें जो तीसरा होगा वो सही होगा। पारितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र नामक पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो पारितंत्रों और जैव विविधता के मूल्य की पहचान, निर्देशन, अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है, तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है कि UNREDD+ प्रोग्राम की समुचित अभिकल्पना और प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे सकते हैं जैव विविधता के संरक्षण में, वन्य पारिस्थितिकी समुत्थानशीलता में और गरीबी कम करने में, तो डी सही होगा इसमें। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो ये सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने और प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, तो ऑप्शन ए सही होगा। समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्थानीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो ऑप्शन जो ए होगा सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया, ये सही है। इसमें ऑप्शन जो केवल एक होगा सही होगा। वर्ष 2015 में पेरिस में यूनिफेक बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है कि यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक न हो पाए। यूनिफेक यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म है। तो आज के लिए यही तक। नेक्स्ट वीडियो में है हम इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।